दूरदर्शन हिसार के सभी दर्शकों को रामफल भाई की राम राम। आज हम चर्चा करेंगे पशु पक्षी पालन से किसानों की बढ़ती आय और सरकारी प्रयास। इसमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र विधान। आप सह प्राध्यापक हैं पशु उत्पादन एवं प्रबंधन विभाग, लाला लाजपत राय पशु विज्ञान एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय हिसार से, और प्रगतिशील किसान है श्री महावीर, गांव रानीला, जिला दादरी से। डॉक्टर विधान जी, जो पशु और पक्षी पालन से आय की बात है, हालांकि सदियों से सहायक धंधे के रूप में पशुपालन हमारा रहा है, लेकिन पशु पक्षी पालन जो है वो थोड़ा सा अलग हटके है। ये आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से किसान भाई लाभ कमा सकते हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मेरी सभी पशुपालकों को, पक्षी पालकों को, किसानों को, ये एक ही चीज़ है, सभी किसान के ही व्यवसाय हैं। सबको मेरा नमस्कार। रामफल भाई साहब, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अब अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, जो कृषि आधारित देश है देश, लेकिन कृषि का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में 15% पर आ गया है। तो हम सिर्फ एक टिकाऊ जो खेती थी हमारी उसके ऊपर नहीं रह सकते। हमें किसान को कृषि करना भी आता है, पशुपालन भी आता है, लेकिन आज उस चीज़ को हमें व्यवसाय में बदलना है। हमें अपनी खेती से, अपने उद्योग धंधा के रूप में इसको अपना के इससे कमाई लेनी है। तो आपने कहा कि जैसे पशुपालन और पक्षी पालन, मैं बताता हूँ कि पिछले 30-35 साल से अगर हम कृषि की माने तो जो मुख्य फसलें वाली आधारित कृषि है वो 1 से 1.5% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि हमारा पशुपालन 4% के हिसाब से बढ़ रहा है। और पशुपालन के अंदर भी अगर हम देखें पक्षी पालन, अगर मैं इसको कह देता हूँ सीधे शब्दों में मुर्गी पालन, तो मुर्गी पालन आपका 8 से 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अब किसानों ने भी पता चल गया है कि सिंपल एक ही तरीके की खेती ना करके मिश्रित खेती लाया हो इसको, कि भाई एक व्यवसाय के साथ अपना दूसरा, क्योंकि हमारे शुरू से परंपरा रही है जहाँ खेती है वहाँ पशु भी है। लेकिन पालना तो हमें आता है, लेकिन उसको व्यवसाय बनाना अब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इस संदर्भ में बताऊंगा कि सबसे विश्व में पशुओं की संख्या में हम सबसे ऊपर हैं, हमारा उत्पादन में हम सबसे ऊपर हैं मिल्क में, लेकिन जो औसत की बात है ना, जहाँ एवरेज बोलते हैं, उसमें हम बहुत पीछे हैं। तो इसका मतलब हमें पशु पालना भी आता है, किसान रखना भी आता है, लेकिन उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता हमारी उतनी नहीं है जो विश्व में होनी चाहिए। हमारे पास कैटल है, वर्ल्ड में 2nd नंबर पे, बुफेलो में 1st पे है, पक्षियों में हम 5वें नंबर पे हैं। और लेकिन जब हम एवरेज की बात करें तो उत्पादकता में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। यानी कि जो प्रति इकाई उत्पादन होना चाहिए एक पशु से एक साल में दूध हमें मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। संख्या एक तो एक भैंस दूध दे रही है और वो 20 लीटर दूध दे दे, और एक हम 5 भैंसों को रखें वो भी 20 लीटर दें, ये हालत हो रही है हमारी। यही मैं आपको कहना चाहता था रामफल भाई साहब, कि अगर आप देखोगे कि पशु हैं, 1 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, पल भी रहे हैं, लेकिन जब तक किसान उसको अपने एक व्यवसाय के रूप में कि मैं इसमें कितना खर्चा कर रहा हूँ, इस खर्चे से मेरे को कितनी आमदनी हो रही है, और जब आमदनी के हिसाब से उसको काम नहीं करेगा तब तक हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। आज किसान को ज़रूरत है कि वो पशु व्यवसाय को अपनी खेती के साथ शामिल कर ले, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि खेती की पैदावार से ज़्यादा पैदावार के रूप में हमें पशुपालन या डेयरी की बात कर लो या मुर्गी पालन की बात कर लो। मुर्गी पालन का मैंने बताया कि 8 से 10%, जैसे आपको पता ही है कि 10 साल के अंदर जनसंख्या होती है, उसी प्रकार से 5 साल के अंदर पशुओं की गणना भी होती है। पशुओं की गणना के में ये आया है कि हमारी जो गायों की संख्या बढ़ी है वो 0.8% बढ़ी है, भैंसों की संख्या 1.1% बढ़ी है। अगर हम मुर्गियों की बात करें तो मुर्गियों की संख्या हमारी 16% बढ़ी है। तो इसका मतलब किसानों को भी ये पता चल गया कि हमारे को दूसरा व्यवसाय अपनाना पड़ेगा। और उसमें मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि आप मुर्गी पालन के बारे में पता करें, क्योंकि मुर्गी पालन का हम कंपैरिजन करें अगर अपनी खेती से, एक छोटा सा खेत, 1 एकड़ का खेत मान लेते हैं, अगर हम उस 1 एकड़ के खेत में अगर मैं जैसे मुर्गी पालन में भी 2 तरीके की मुर्गी पालन ज़्यादातर अगर किसान भाई भी जो कर रहे हैं, एक तो मीट के लिए पालते हैं, उनको ब्रॉयलर बोलते हैं, अंडे के जो उत्पादन करने के लिए पालते हैं उनको हम लेयर बर्ड्स बोल देते हैं। अगर मेरे को 1 एकड़ में मुर्गी पालन में मीट पालने वाले मुर्गे पालने हैं, जिनको ब्रॉयलर बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 25-30 हज़ार मुर्गे पाल सकते हो। और उसकी
25-30 हज़ार मुर्गे पाल रहे हो आप, उसका उपज कितने दिन में वापस आ रही है आपको रिटर्न? 6 सप्ताह के अंदर, 5 से 6 सप्ताह के अंदर आपका मुर्गा मीट वाला तैयार होकर मार्केट में चला जाएगा। एक मुर्गे पे भी अगर आपको 5 रुपये भी मिलता है तो 20,000 मुर्गों पे 1 लाख रुपया हो गया। और आप इस प्रकार से एक साल में 6 से 7 बारी मुर्गे पाल कर सकते हो। तो आप 1 एकड़ से आप कम से कम 5-6 लाख रुपए की इनकम कर सकते हो। उसके साथ ये तो है, जैसे हम कहते हैं कि सब्जी में कमाई है, आपको संभाल ज़्यादा रखनी पड़ेगी, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आज का जो विषय यही है कि आपको इसमें सरकारी रूप से और जो तकनीकी ज्ञान है अगर ये करें तो हमें पता चलेगा कि कृषि से भी ज़्यादा मुर्गी पालन में है। उसी प्रकार से मुर्गे पालन की बात करिए मैंने, अगर मैं अंडे पालन की बात करूं तो 10,000 मुर्गियां रख सकते हैं हम उसमें। 10,000 मुर्गियां आपकी 90% जब मुर्गी अंडे दे देती है, एक मुर्गी आप ये सोचो एक जीवन में, जो हम सिर्फ उसका 1 साल का मानेंगे कि जब वो अंडे देना स्टार्ट करती है, 20 हफ्ते में वो एक मुर्गी अंडे देना स्टार्ट कर देती है। और उसके 365 दिन तक अगर वो देती रहती है तो हमें 300 से ज़्यादा अंडे मिल जाते हैं। उन 300 अंडे को अगर हम चूजे के रूप में बनाना चाहें, अगर हम हैचरी भी उससे स्टार्ट करना चाहें तो हमने 240-250 चूजे मिल सकते हैं। तो एक मुर्गी ने एक ही साल में अपनी कितनी जनसंख्या बढ़ा दी। इन सब चीज़ों से ही अगर हम देखेंगे कि कृषि के मुकाबले में ये जो दूसरे कृषि से संबंधित ही मैं मानता हूँ, इनको अलग नहीं है किसान भाई के लिए, आप पशुपालन कर सकते हो। उसी प्रकार से डेयरी की बात करें, साथ में डेयरी की बात डॉक्टर साहब करेंगे, लेकिन हमारे साथ महावीर सिंह जी हैं। महावीर सिंह जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो बात करी हो तो मुर्गी पालन की हाँ आप पशु रखते हैं? हाँ जी, कितने पशु रखते हैं आप? मेरे पास 4 पशु हैं जी। क्या क्या है? एक तो देसी नस्ल की गाय है, एक मुर्रा नस्ल का जोटा है, और एक मुर्रा नस्ल की जोटी है, और एक 1.5 साल की उसकी कटिया है। जो आपने देसी गाय की बात करी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्यों आपने पाल रखी हो? ये मैं 4 साल से मेरे पास ये गाय है, और ये बहुत ही उत्तम नस्ल की देसी गाय है जो 18 लीटर दूध जो है वो देती है। पिछले 2 साल पहले दुग्ध प्रतियोगिता में इसको मैंने लगाया था, तो उसमें इसने 18 लीटर दूध निकाला, और ये 20,000 रुपये सरकार की तरफ से इसको इनाम स्वरूप मिले हैं। तो और मुर्रा नस्ल का जो जोटा है वो क्यों रखा है? वो बहुत ही बढ़िया नस्ल का जोटा है, और वो आज दोनों बातें, उससे बड़ा लड़का उसको संभालता, उससे नस्ल सुधार की बात भी है, और उसने पिछले 1.5 साल में, जैसे पशुपालक भाई भैंस लाते हैं तो वो लगभग उससे 4 लाख रुपए की इनकम जो है उससे कर ली है। तो वो भी उसमें बड़ा सहायक है। तो डॉक्टर साहब, डेयरी की जैसे महावीर सिंह जी ने बताया कि भाई एक नया कॉन्सेप्ट ये भी है कि अच्छी नस्ल का भैंसा या जोटा रख लिया जाए, नस्ल सुधार भी होगी। उससे कहा कि 4 लाख रुपए आमदनी 1.5 साल में कर ली। तो अब डेयरी के लिए जैसे इन्होंने कहा कि 20,000 रुपये इनाम मिले, यानी कि सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी किसान भाई उठाएं। आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि जो सरकार की तरफ से इसके लिए क्या कुछ सुविधाएँ हैं, ख़ास तौर से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने जो फार्मर फर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या है, और किस तरह से इसमें सहायक है ये किसानों की आमदनी पशुपालन से बढ़ाने में? रामपाल भाई, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एक तो भारत सरकार से ही अब जो फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी अलग डिपार्टमेंट बन गया। पहले एक कृषि विभाग का ही पार्ट था, अब एक अलग मंत्रालय बन गया। तो वही मंत्रालय अलग बन चुके हैं। और जहाँ तक आपने बताया कि एक फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ, ये भी भारत सरकार का है। भारत सरकार के अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि 2022 तक जितनी किसान की आय है उसकी डबल हो जाए, डबल फार्मर्स इनकम के हिसाब से। उसके लिए एक फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम बनाया गया। फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम इस समय 54 ब्लॉक्स, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें चल रहा है। और जैसे आपने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे भी चल रहा है, उसमें मैं भी एक, जैसे उसमें 13 या 14 कंपोनेंट हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ये जो फार्मर फर्स्ट कोई हम प्रथम वाला ही फर्स्ट नहीं है, इसकी एक एब्रीवेशन है।
फर्स्ट का मतलब है कि फार्म्स इनोवेशन रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि फार्मर के पास आज सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि किसान को कुछ नॉलेज नहीं है, ये हो सकता है सभी किसानों को ना हो। हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, मुझे जानकर महावीर जी से बहुत खुशी हुई कि हमारी हरियाणा या साहिवाल जो देसी हुई है वो 18 लीटर दे रही है, जबकि हमारी एवरेज जो हम जिनको हम अमेरिकन बोल देते हैं, एक्जोटिक बोल देते हैं, उनकी एवरेज भी 11 लीटर है। तो और देसी की तो हमारे यहाँ 3.5 लीटर की एवरेज है, इन्होंने 18 लीटर ली है। तो इसका देखो आप, अगर आपने वैज्ञानिक तरीके से या उससे किया है तो आपके पास आप कितना भी उत्पादन ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी ही एक ब्रीड थी गिर, आपने भी सुना होगा, ब्राज़ील ने ले ली, ब्राज़ील गिर के नाम से अब वो हमारे से कम 10 गुना ज़्यादा उत्पादन दे रही है हमारा। तो जैसे महावीर जी ने बहुत ही अच्छा काम कर रखा है कि इन्होंने एक मुर्रा नस्ल का भी भैंसा रख रखा है, क्योंकि जितना आपको डेयरी करनी है या कोई भी व्यवसाय, जैसे मैं व्यवसाय पर आऊँगा क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है कि इसको आमदनी के रूप में देखना है। आमदनी तभी होगी जब हमें ये पता चल जाए कि हमें करना क्या इस व्यवसाय से। व्यवसाय कर रहे हैं, उसका व्यवसाय से हमें आमदनी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब हमारे मन में कैसे कोई ना कोई बात होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुर्गी पालन में 6 हफ्ते में बिक जाना चाहिए आपका मुर्गा, और उसका वजन 2 किलो होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप डेयरी की बात करें तो आप मान के चलें कि आपने पशु का प्रबंधन ऐसा करना है कि आप उससे साल में कम से कम 300 दिन दूध ले लें और 1 बच्चा ले लें। यह आप अपना, जब आप इन दोनों चीज़ों को कर देंगे तो आपका मतलब है कि आपने तकनीकी ज्ञान से पशु व्यवसाय से आमदनी ले ली। ये आसान नहीं है, कम से कम गाय में तो हो जाता है, भैंस में अगर हम मानने कि 12 महीने में नहीं आएगा तो 14 महीने में हमें 1 काटा या काटी मिल जाना चाहिए। उसके लिए क्या है, जैसे किसान भाई ने बताया कि अभी इनके पास एक जोटा है, आपने अच्छी नस्ल के जोटे पालने हैं, अच्छी नस्ल से ही फिर उनको प्रजनन करवाना है, जिससे आपकी भैंस की उत्पादकता बढ़े, वो कम से कम 300 दिन दूध दे, 300 दिन में कम से कम 3000 लीटर के आसपास वो दूध दे दे। एक आपको काटा या काटी मिल जाए, उस काटा काटी का रख रखाव करें। और कभी भी डेयरी खोलते हो तो एक ही समय में आप सारे पशु मत खरीदें। पशु को खरीदने से कभी भी डेयरी नहीं चलेगी, पशु को पालने से चलेगी। ठीक है, हमें एक बारी पशु खरीदने पड़ेंगे, लेकिन आप ये समझें कि अगला जो पशु है हमारा वो हमें तैयार करना है। तो उस तैयार करने के लिए हमें अच्छे जोटे से उसका कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। जिस प्रकार से किसान भाई ने बताया हमें कि इनका रख रखे है और ये अपने गांवों में सुविधा देते हैं, और उससे आप ये देखो इनको भी 4 साल की इनकम एक पशु से होगी। वो पशु ना रह के एक फैक्ट्री का रूप ले लिया है। तो इस तरीके से मैं कहता हूं कि आप पशु पालना आता है, पशु पालने से हमें सब किसान भाइयों को आता है, लेकिन उसको व्यवसाय माने, उसको लिखा पढ़ित करें कि मैं उस पर व्यय कितना कर रहा हूं, आय कितनी कर रहा हूं, उसकी आमदनी कितनी है। तो उस तरीके से हम बात करेंगे। मैं उसी बात पे रामपुर भाई आ रहा हूं कि फार्मर फर्स्ट में क्या किया। फार्मर फर्स्ट में हमने देखा, पहले सर्वे किया, हमने कोई भी ऐसी काम नहीं करना था कि कोई नई खोज करके लानी थी। हमने देखा कि हमारे किसानों के पास भी अच्छी चीज़ें हैं, वैज्ञानिकों ने भी बहुत है, लेकिन उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि हमने जब पता किया तो ये पता चला कि NSSO का सर्वे भी है कि सिर्फ 5% किसान भाई ये पशुपालन से संबंधित कोई ना कोई तकनीकी ज्ञान लेते हैं, जबकि खेती बाड़ी में 40% है। तो इसका मतलब अभी तक तकनीकी ज्ञान उनके पास नहीं पहुंचा। वो तकनीकी ज्ञान किसान के पास का भी हो सकता है, मतलब प्रोग्रेसिव फार्मर का भी हो सकता है। तो ये फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम में ये बनाया कि सारे इकट्ठे जितने भी किसान से हैं, चाहे उसमें खेती बाड़ी का हो, चाहे उसमें उद्यान विभाग हो, सब्जी विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, आपका मधुमक्खी हो, जितने भी पशु से मत्स्य विभाग हो, सबको इकट्ठा किया। एक गांव सेलेक्ट किया, पहले हमने गुराना गांव सेलेक्ट किया था, 2 साल वहाँ किया। उस गांव की 1000 फैमिली को सिलेक्ट किया कि 1000 में हम इन सब को, उसके रिसोर्सेज किसान के पास उतनी है, इसीलिए तो जोत घट रही है। सबको ही पता है कि खेती से आमदनी नहीं आ रही। तो उस जोत में हमें, उसी जोत में अपने आप को अपनी डबल फार्मर इनकम करनी है, जो आपका भी टॉपिक है कि किसान की आय बढ़े, सरकारी प्रयास से ही है। तो सरकारी प्रयास में ही ये फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। वहाँ हमने 13-14 तरीके से कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का भी मैनेजमेंट करना है। जो आपके पास पानी है, पानी बहुत कीमती चीज़ है, तो पानी को बचाने के लिए किसान के पास क्या तकनीक अपना सकते हैं। जीरो बेड हो सकती है, ड्रिप इरीगेशन हो सकती है, वो उन्होंने अपनाया।
वहाँ पे कोई बागवानी का प्लांट नहीं था, तो जो हॉर्टिकल्चर के थे बाद मेरा पशुपालन से मैंने वहाँ देखा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आज जो कहना चाहूँगा कि किसान भाई जो लैकिंग कर रहे हैं वो है खनिज मिश्रण का यूज नहीं कर रहे। तो वहाँ हमने देखा कि किसान भाइयों को पता है, चारा का भी पता है, लेकिन चारा सारा साल नहीं मिलता, और जो चारा सारा साल भी मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा खनिजों की, विटामिन की कमी है। क्योंकि हमने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा 2-2, 3-3, 4-4 फसलें लेकर यहाँ स्प्रे करके खेती बाड़ी में ज़्यादा उर्वरक डाल के इसको ख़राब कर लिया है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब बहुत सारी पशुओं के अंदर जैसे ताज़ा ब्याई हुई भैंस है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, वो कई बार पीछा दिखाना शुरू कर देती है, घबास निकलना बोल देते हैं, शरीर बाहर फेंक देती है। ये सारी कमियां जो खनिज लवण हैं और ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो मोलिब्डेनम है, चाहे पोटास है, चाहे फास्फोरस है, चाहे आयरन है, चाहे कैल्शियम है, वो सारे की सारी कहीं ना कहीं अभी कमी हो गई है और उसको एक अलग से खुराक के रूप में, खनिज लवण के रूप में आपको देना पड़ेगा। किसानों में जो कि जागरूकता की थोड़ी सी कमी है। महावीर जी, क्या आप ये डॉक्टर साहब ने बताया खनिज लवण इसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, करते हैं जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी बहुत स्टिक और सारगर्भित है, जो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन और पक्षियों के बारे में जो विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया। तो आप इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे आपने गाय के लिए इस्तेमाल की बात है या झोटे के लिए या पशु के लिए खनिज लवण कैसे इस्तेमाल करते हैं? उनको जी मैं चाट में देता हूँ। अच्छा। हाँ, चाट में मिला करके डाल के उसको और उनको डाल देता हूँ। कितना देते हैं अंदाजा? लगभग 100 ग्राम के आस, लगभग 80 ग्राम भी हो जाए, 100 ग्राम भी हो जाए डेली। हाँ, ये उनको चाट में मिला के ने और उनको डाल देते हैं। वो उसमें हर क्या लाभ मिलता है? कुछ अलग लगा आपको जो पहले नहीं देते थे और आजकल ये खनिज मिश्रण दे रहे हो? उससे पूरा लाभ है जी। आप भैंस को डाल के देख लो, जो नहीं डाल रहे हैं वो 1 किलो दूध का तो एकदम से अंतर दिखाएगी। फिर उसका जो नए दूध होने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वो टाइम पर जो है वो नहीं होगी। और उसके शरीर पर भी आप ये देखोगे कि कई भैंसों का बीच में थोड़ा सा रंग लालक आती है, लेकिन जिन भैंसों को हम लगातार खनिज मिश्रण देते रहते हैं वो बिल्कुल काले रंग से आपको बिल्कुल सही वो अपने सेहत से वो दिखाती हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, वो स्वस्थ रहती हैं। तो इसका बहुत ही लाभ है, क्योंकि जो आज वर्तमान में जो कमी होगी तत्वों की, उसकी पूर्ति इससे हो जाती है। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि आज़ादी के बाद जीडीपी का 56% एग्रीकल्चर से जाता था। आज डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्हें आंकड़ों में कि वो कृषि जहाँ 60% किसान खेती करते हैं उसमें केवल उसका भागीदारी 15% रह गई है। चलिए, एक हिसाब से ये नहीं, ये एक अलग विषय है, क्योंकि 15% होने का मतलब बाकी उद्योगों से हमारी जो आमदनी थी उसके साधन बढ़े हमारे पास, ये भी एक इसके अंदर है। मूल जो बात थी डॉक्टर साहब, जो आपने एक तो बताई कि पशुओं को जो खनिज लवण है वो नहीं देते किसान जी। और क्या कमियां पाई गई इसमें पशुपालन में? नहीं, पशुपालन में जैसे ही इन्होंने बताया ना कि हमने ये देखा कि एक इनपुट देना था हमें, तो मैंने इनपुट में खनिज मिश्रण ही दिया वहाँ पे। लेकिन उस खनिज मिश्रण का सबसे ज़्यादा, बिल्कुल इन्होंने महावीर जी ने बहुत सही बताया कि सबसे पहले अगर आपने असर पड़ेगा तो उसकी त्वचा के ऊपर पड़ेगा। त्वचा चमकदार हो जाएगी। अगर भैंस की बात करें तो जैसे मुर्रा हमारी भैंस है, उसका काला रंग मतलब उसकी एक पहचान है, काला सोना बोलते हैं हम उसको, क्योंकि काला रंग की बजाय ये, जबकि आपने इतने मिनरल्स का नाम लिया, जो सबसे ट्रेस मिनरल्स ही बोलते हैं, मेन मिनरल भी नहीं है वो, जिंक है। जिंक की कमी से ही हो जाती है सारी त्वचा खराब। और अगर आपने उसने थोड़ी सी मात्रा में भी दिया तो उसकी स्किन से फिर आपका दूध उत्पादन है। कितनी ज़्यादा बीमारियां हैं पशुओं में, कोई हीट नहीं दिखा रही, नए टाइम पर नहीं हो रही, कोई फिर रही है, किसी का गर्भ नहीं ठहर रहा, दूध में कमी है, आपके जोड़ों में कमी है, गैंग्रीन हो रही है, गले में है, थनैला रोग है, दुनिया भर की ऐसी बीमारी हैं जिसमें आपको पशु चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मिनरल मिक्सचर, जैसे आप बताया कि इन्होंने 100 ग्राम, मतलब ज़्यादातर किसान एक मुट्ठी का अपना अंदाज़ा बना लेते हैं, और पशु की उम्र के हिसाब से मैं कहता हूँ बिल्कुल कटड़ी से स्टार्ट कर दो, 10-20 ग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। अगर आपका पशु 10 लीटर से ऊपर देता है तो उसको 100 ग्राम भी दिया जा सकता है। तो हमने 50-60 ग्राम दिया और वहाँ हमने देखा अब वहाँ प्रचलन हो गया।
उसके बाद हमने अभी 2 गांव और लिए हुए हैं, बूरे और बरेटा, तो वहाँ पे भी हमने मिनरल मिक्सचर बांटा। साथ साथ में किसानों को जब उन्हीं के उसी व्यवसाय में उन्हीं की टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया, बेड प्लांटिंग करवा दी, जीरो टिलेज करवा दिया, अमरूद के पेड़ नहीं थे अमरूद के पेड़ लगवा दिए, एपीकल्चर शहद बना, वही उतनी ही साधन उनके उतनी ही हैं। एक तो कोऑपरेटिव बना दिए, एक दूसरे का सहयोग करना, क्योंकि कोई भी काम करो, अगर किसान हो या हम सभी हो, किसी भी, चाहे हमें सफाई रखनी हो, जैसे भारत स्वच्छ का बात है, हम इंडिविजुअल कुछ नहीं है, अगर हम एज ए समूह काम करेंगे तो उसका असर जल्दी भी आएगा और अच्छा भी आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, डॉक्टर साहब आपने बताया कि एक तो सरकारी प्रयास ये है कि भाई डेयरी के लिए जैसे पशुपालन विभाग है, वहाँ से संपर्क कर लें, पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें। बहुत सारी डेयरी खोलने के लिए अलग अलग योजनाएं, कितनी भैंसें ले सकते हैं आप या कितनी भेड़ ले सकते हैं, या मुर्गी पालन के लिए लोन की सुविधाएं हैं। और दूसरा, जो किसान भाइयों के पास अपना पारंपरिक ज्ञान है, जैसे फार्मर फर्स्ट में उसने उसका इस्तेमाल किया कि वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, और जो पारंपरिक ज्ञान था उसको भी अंदर से शामिल किया, ताकि दोनों तो प्रगतिशील किसान भी इकट्ठे हों, वैज्ञानिक भी इकट्ठे हों, सरकारी योजनाएं का जो है उनका लाभ उठाएं। और जैसे महावीर सिंह जी ने बताया कि भाई छोटी छोटी बातें उनका ध्यान रखें, तो जो कृषि की जो जोत घटती जा रही है उसकी भरपाई हम कर सकते हैं। थोड़ा सा चारा उसमें उगा लें अपने ही खेत में, बजाय इसके धान गेहूँ के चारा उगाएंगे, कोई दलहनी फसल उसमें लोबिया वगैरह उगा लें, मक्का वगैरह उगा लें। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन, कृषि में विविधीकरण का जो क्रिया है वो स्वतः ही चलती रहेगी। फार्मर की जो किसानों की जो आय है वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और जो कृषि और पशुपालन का तालमेल शुरुआत से आदिकाल से वो ज्यों का त्यों बना रहेगा कि पशुओं के गोबर को हम इस्तेमाल कर लें खाद के रूप में, और पशुओं के जो गाय का मूत्र है उसको हम इस्तेमाल कर लें, वो भी बहुत अच्छी आजकल, बजाय इसके कि दवाई डालें, महंगी दवाई डालें, गौमूत्र का इस्तेमाल छिड़काव के रूप में करेंगे तो जितने भी कीट पतंगे हैं और जो बीमारियां हैं वो काफ़ी कम आएंगी। तो इस तरह से एक दूसरे की जो कृषि के साथ साथ मिलते पशुपालन, मुर्गी पालन, इस तरह के सहायक धंधे, उनका लाभ हम उठा सकते हैं, और उससे हमारी जो आमदनी दुगने करने का जो सपना है वो साकार हो सकता है। डॉक्टर देवेंद्र विधान जी और श्री महावीर सिंह जी, आप दोनों ने इस प्रतिभागिता में, इसमें चर्चा में भाग लिया, प्रतिभागिता की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।